कक्षा छठी विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम क्रिया और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का भाव प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिस शब्द से हमें यह पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या किसी के काम करने का भाव प्रकट होता है तो वह शब्द हमारा क्रिया कहलाता है। जैसे उड़ना, चलना, बैठना, लिखना इत्यादि। अब ये सारे शब्दों से हमें किसी न किसी काम के करने या होने का पता चल रहा है, इसलिए ये सारे शब्द हमारे क्रिया के उदाहरण हैं। अब हम क्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया, तीसरा संयुक्त क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा सहायक क्रिया। अब बच्चों, हम इन 5 प्रकार के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार है सकर्मक क्रिया। पहले हम बच्चों उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे आदित्य ने फोटो खींचा। अब बच्चों, यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? खींचने की। क्या खींचने की? फ़ोटो खींचने की क्रिया हो रही है। लेकिन फ़ोटो खींचने का काम किसने किया? आदित्य ने किया। तो आदित्य कौन हुआ? हमारा कर्ता हुआ। लेकिन बच्चों, फ़ोटो खींचने का असर किस पर पड़ रहा है? तो फ़ोटो खींचने का असर फ़ोटो पर पड़ रहा है। तो फ़ोटो क्या हुआ? हमारा कर्म कारक हुआ। तो यहाँ पर आदित्य कर्ता हुआ और फ़ोटो जो है वह हमारा कर्म हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए, रमेश कुत्ते को मारता है। बच्चों, इस वाक्य में कौन सी क्रिया हुई है? मारने की क्रिया हुई है। मारने का काम कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है। तो रमेश क्या हुआ? कर्ता हुआ। लेकिन मारने का असर किस पर पड़ रहा है? मारने का असर कुत्ते पर पड़ रहा है। तो कुत्ता क्या हुआ? हमारा कर्म कारक हुआ। तो बच्चों, सकर्मक क्रिया में क्रिया का असर कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। अर्थात बच्चों, जहाँ पर क्रिया का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े तो वह हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब हम सकर्मक क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे। जिन वाक्यों में क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर किसी अन्य वस्तु या प्राणी पर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा प्रकार है अकर्मक क्रिया। अब बच्चों, पहले उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है दीपक दौड़ता है। अब बच्चों, इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है? दौड़ने की क्रिया हो रही है। और दौड़ने का काम कौन कर रहा है? दीपक कर रहा है। तो इस वाक्य में दीपक कर्ता हुआ। तो बच्चों, इस वाक्य में क्रिया किसके द्वारा की गई? कर्ता के द्वारा की गई। दूसरा उदाहरण देखिए, मोहन सोता है। अब इस वाक्य में क्रिया सोना है। अब सोने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो मोहन कौन हुआ? मोहन कर्ता हुआ। तो बच्चों, अकर्मक क्रिया में क्रिया का असर सीधा कर्ता पर पड़ता है। जैसे पहले उदाहरण में दौड़ने का असर सीधा दीपक पर ही पड़ रहा है, अर्थात कर्ता पे पड़ रहा है। दूसरे वाक्य में सोने की क्रिया का असर मोहन पर पड़ रहा है, अर्थात कर्ता पर पड़ रहा है। तो अकर्मक क्रिया में क्रिया का असर सीधा कर्ता पर पड़ता है। अब हम अकर्मक क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे। जिस वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल केवल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और बच्चों, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। तीसरा प्रकार है संयुक्त क्रिया। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हो या जो क्रिया 2 या 2 से अधिक मूल धातुओं के योग से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं आए उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं।
संयुक्त क्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है तोता पेड़ पर जा बैठा। अब बच्चों इस वाक्य में दो क्रियाएं हुई हैं, जाने की भी क्रिया हुई है और पेड़ पर बैठने की भी क्रिया हुई है। तो यहाँ पर दो क्रियाएं एक साथ आई हैं, इसलिए यह सहायक क्रियाएं हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, दीपक किताब पढ़ते पढ़ते सो गया। अब बच्चों यहाँ पर पढ़ने की भी क्रिया हुई, सोने की भी क्रिया हुई और जाने की भी क्रिया हुई। तो इसलिए यहाँ पर तीन क्रियाएं आई हैं, इसलिए यह हमारा संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण देखिए, बालक पुष्प चुनने गया। अब बच्चों इस वाक्य में चुनना भी एक क्रिया हुई है और जाना भी एक क्रिया हुई है, तो इसलिए यह भी हमारा संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों संयुक्त क्रिया वह क्रिया होती है जहाँ पर दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ एक ही वाक्य में आए, तो वह हमारी संयुक्त क्रिया होगी। शेष दो प्रकार हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।